नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट में। NTA UGC नेट हिस्ट्री, UGC नेट इतिहास की ऑनलाइन क्लास ये 73 है। और आज का टॉपिक राजपूत काल का इतिहास भाग 2 है, जिसमें आज हम आपको राजपूतों की उत्पत्ति, चालुक्य वंश और भारत पर अरबों का आक्रमण, इस क्लास को हम पढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप नेट हिस्ट्री, TGT PG हिस्ट्री के नोट्स लेने के लिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तैयारी करने के लिए 87554753 पर संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट JRF पार। आप हमारा बार देख सकते हैं, PhD इतिहास, 1 बार JRF और 4 बार नेट पास। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उसके पास में जो जॉइन के बटन है दोस्तों, कुछ ही दिनों में आपको 59 रुपये की मेंबरशिप लेकर ही हमारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट वगैरह। तो उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना और बताना कमेंट करके हमारी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति शुरू करते हैं। राजपूतों के इतिहास के बारे में अभिलेखों एवं समकालीन तथा बाद के कुछ साहित्यों से जानकारी मिलती है। अभिलेखों में ग्वालियर एवं ऐहोल अभिलेख तथा साहित्य में नैचंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य, पद्मगुप्त का नवशशांक चरित्र, हलायुद्ध की पिंगल सूत्रवृत्ति, कुमार पाल चरित्र, वर्ण रत्नाकर एवं पृथ्वीराज रासो आदि हैं। हर्ष की मृत्यु के उपरांत जिन महान शक्तियों का उदय हुआ उनमें अधिकांश राजपूत वर्ग के अंतर्गत ही आते थे। इसलिए 7वीं से 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास को राजपूत काल के नाम से जाना गया। कुछ इतिहासकारों ने प्राचीन काल एवं मध्यकाल के मध्य के इस काल को संधि काल भी कहा। इस काल के महत्वपूर्ण राजवंशों में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चौहान, चंदेल, परमार, गढ़वाल आदि आते हैं। इन राजपूत वंशों की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के 2 मत हैं वो प्रचलित हैं। पहला, एक का मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी है, दूसरों का मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति स्वदेशी है। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र का ही अपभ्रंश है। संभवतः प्राचीन काल में इस शब्द का प्रयोग किसी जाति के रूप में न करके राज परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता था, पर हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूत या राजपुत्र शब्द का प्रयोग जाति के रूप में होने लगा। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा राजपूतों की उत्पत्ति प्राचीन क्षत्रिय जाति से मानते हैं। राजतरंगिणी में 36 राजपूत कुलों का वर्णन मिलता है। कुछ विद्वान राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताते हैं। यह अनुश्रुति पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी कृत के वर्णन पर आधारित है। पृथ्वीराज रासो के अतिरिक्त नवशशांक चरित्र, हमीर रासो, वंश भास्कर एवं सिसाड़ा अभिलेख में भी इस अनुश्रुति का वर्णन मिलता है। कथा का संक्षिप्त रूप इस प्रकार है। जब पृथ्वी दैत्यों के आतंक से आक्रांत हो गई तो महर्षि वशिष्ठ ने दैत्यों के विनाश के लिए आबू पर्वत, जो राजस्थान में है, आबू पर्वत पर एक अग्निकुंड का निर्माण कर यज्ञ किया। इस यज्ञ की अग्नि से 4 योद्धाओं प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्यों की उत्पत्ति हुई। भारत के अन्य राजपूत वंश इन्हीं की संतान हैं। दशरथ शर्मा, GS ओझा, KB वैद इस कथा को मात्र काल्पनिक मानते हैं। विदेशी उत्पत्ति के समर्थकों में महत्वपूर्ण स्थान कर्नल जेम्स टॉड का है। वे राजपूतों को विदेशी सीथियन जाति की संतान मानते हैं। तर्क के समर्थन में टॉड ने दोनों जातियों राजपूत एवं सीथियन की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की समानता की बात कही। इनके अनुसार दोनों में रहन सहन, वेशभूषा की समानता,
मांसाहार का प्रचलन, रथ के द्वारा युद्ध को संचालित करना, याज्ञिक अनुष्ठानों का प्रचलन, अस्त्र शस्त्र की पूजा का प्रचलन आदि से यह प्रतीत होता है कि राजपूत सीथियन के ही वंशज थे। विलियम क्रुक ने टॉड के मत का समर्थन किया। वी.ए. स्मिथ के अनुसार शक तथा कुषाण जैसी विदेशी जातियां भारत आकर यहाँ के समाज में पूर्णतः घुल मिल गईं। इन देसी एवं विदेशी जातियों के मिश्रण से ही राजपूतों की उत्पत्ति हुई। भारतीय इतिहासकारों में ईश्वरी प्रसाद एवं D.R. भंडारकर ने भारतीय समाज में विदेशी मूल के लोगों के सम्मिलित होने को ही राजपूतों की उत्पत्ति का कारण माना। भंडारकर ने गुर्जर प्रतिहार वंश को खुजर नामक जाति की संतान बताया, जो संभवतः हूण आक्रांताओं के साथ भारत आए थे। कनिंघम के अनुसार गुर्जर प्रतिहार यूची जाति के वंशज थे। इन तमाम विद्वानों के तर्क के आधार पर निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि यद्यपि राजपूत क्षत्रियों के वंशज थे, फिर भी उनमें विदेशी रक्त का मिश्रण अवश्य था। अतः वे न तो पूर्ण विदेशी थे और न पूर्ण भारतीय। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों के जो मत हैं वो इस प्रकार हैं। भारतीय उत्पत्ति और प्राचीन क्षेत्र से उत्पत्ति ये कहा है गौरी शंकर ओझा ने। अग्निकुंड से उत्पत्ति ये कहा है चंद्रवदाय कृत पृथ्वीराज रासो के माध्यम से। और विदेशी उत्पत्ति सीथियन जाति से ये कहा है कर्नल टॉड ने। शक कुषाण जाति के मिश्रण से ये कहा है B.A. स्मिथ ने। और विदेशी मूल के लोगों से यानी कि D.R. भंडारकर एवं ईश्वर प्रसाद कहते हैं ये विदेशी मूल से बने हैं। दोस्तों अब हम इन चारों जो वंश थे जो ठीक है, तो उनमें महत्वपूर्ण एक वंश है वो है चालुक्य वंश। तो हम अब चालुक्य वंश का पढ़ते हैं। ठीक है, चालुक्यों की उत्पत्ति का विषय अत्यंत ही विवादास्पद रहा है। बराहमीर की व्रत संहिता में इन्हें शूलिक जाति का माना गया है, जबकि पृथ्वीराज रासो में इनकी उत्पत्ति राजपूतों की उत्पत्ति के समान आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ के अग्निकुंड से बताई गई है। विक्रमांक देव चरित्र में इस वंश की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के चूलुक से बताई गई है। इतिहासविद विंसेंट ए स्मिथ इन्हें विदेशी मानते हैं। F. फिलीट तथा K.A. नीलकंठ शास्त्री ने इस वंश का नाम चालुक्य बताया। R.G. भंडारकर ने इस वंश का प्रारंभिक नाम चालुक्य बताया। हिनसांग ने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को क्षत्रिय कहा। इस प्रकार चालुक्य नरेशों की वंश एवं उत्पत्ति का कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं मिलता। अब चालुक्यों में भी दोस्तों कुछ ऐसी जैसे बादामी या बातापी का चालुक्य वंश, ठीक है, और गुजरात का चालुक्य वंश, हम इन दोनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम बातापी व बादामी का चालुक्य वंश। उसमें सबसे पहले था जयसिंह। कैरा ताम्रपत्र अभिलेख की साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि जयसिंह चालुक्य राजवंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। रणराग जयसिंह का पुत्र एवं उत्तराधिकारी रणराग संभवतः 520 में बातापी के राज्य सिंहासन पर बैठा। गदा युद्ध में कुशल होने के कारण इसने रणराग सिंह की उपाधि धारण की। पुलकेशिन प्रथम 550 से 566 ईस्वी। रणराग का पुत्र पुलकेशिन चालुक्य वंश का प्रथम प्रतापी राजा था। चालुक्यकालीन अभिलेखों से प्रमाणित होता है कि इसने कई अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया था। इसने रण विक्रम, सत्याश्रय, धर्म महाराज की आदि उपाधि धारण की थी। इसके बाद में आता है कीर्तिवर्मन प्रथम, जो 566 में गद्दी पर बैठा था। पुलकेशिन प्रथम का पुत्र कीर्तिवर्मन प्रथम लगभग 566 में सिंहासन पर बैठा। इसने संभवतः बनवासी के कदम्बों, बेलारी, कारनूल एवं कोंकण के मौर्यों को युद्ध में हराया।
महाकूट स्तंभलेख से प्रमाणित होता है कि इसने बहुसुरवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ को संपन्न करवाया था। कीर्तिवर्मन प्रथम ने पुरुण पराक्रम, पृथ्वी बल्लभ एवं सत्ताश्रय की उपाधि धारण की। इसकी मृत्यु 598 के लगभग के समय, चूंकि इसके पुत्र अल्पवयस्क थे, इसलिए कीर्तिवर्मन प्रथम का भाई मंगलेश अगला चालुक्य शासक बना। मंगलेश देखते हैं 597-98 से 609 ईस्वी। गद्दी पर बैठने के उपरांत इसने कलचुरियों को पराजित किया। वल्लभी नरेश ने मंगलेश द्वारा आरंभ किए गए विजय अभियान को रोकने का प्रयत्न किया। मंगलेश ने कदंबों को समूल नष्ट कर दिया। ऐहोल अभिलेख के उल्लेख के आधार पर प्रतीत होता है कि मंगलेश अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इससे नाराज होकर कीर्तिवर्मन के पुत्र पुलकेशिन द्वितीय ने मंगलेश की हत्या कर दी। अब बना शासक पुलकेशिन द्वितीय 609-10 से 642-43 ईस्वी। ऐहोल प्रशस्ति के अनुसार कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय अपने चाचा मंगलेश की हत्या कर सिंहासन पर बैठा। इसने सत्याश्रय श्री वल्लभ महाराज, श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि धारण की। इसने अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत कदंबों की राजधानी बनवासी पर आक्रमण कर विजय हुआ। इसके अतिरिक्त पुलकेशिन द्वितीय ने गंग राज्य, कोंकण राज्य, लाट राज्य, मालवा राज्य एवं गुर्जर राज्य पर विजय प्राप्त की। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को परास्त कर परमेश्वर की उपाधि धारण की। अभिलेखीय प्रमाण के आधार पर प्रतीत होता है कि पल्लव वंशी शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया था। संभवतः अपनी राजधानी की सुरक्षा करता हुआ ही पुलकेशिन द्वितीय पल्लव सेनानायक द्वारा युद्ध में ही मार दिया गया। इस विजय के बाद ही नरसिंहवर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। ठीक है, इसी युद्ध के बाद में नरसिंहवर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय वातापी की चालुक्य शासकों में सर्वाधिक पराक्रमी एवं महान था। इसने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की। इसके अतिरिक्त इसने श्री पृथ्वी वल्लभ, सत्याश्रय, वल्लभ परमेश्वर, परम भागवत, भट्टारक, महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय के मरणोपरांत वातापी के चालुक्यों का इतिहास लगभग 13 वर्ष तक अंधेरे में रहा। लगभग 654-55 में पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य राजसिंहासन पर बैठा। विक्रमादित्य प्रथम पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी विक्रमादित्य प्रथम लगभग 554-55 में गद्दी पर बैठा। इसके सिंहासन रूढ़ होने के समय चोलों, पांड्यों एवं केरलों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। विक्रमादित्य प्रथम ने इन राजाओं को अपने अधीन किया। इसने पल्लवों के राज्य कांची पर भी अधिकार कर अपने पिता की पराजय का बदला लिया। इसने पृथ्वी वल्लभ, भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, रणरसिक आदि उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य प्रथम संभवतः अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में पल्लव नरेश परमेश्वर वर्मन से पराजित हो गया। वैसे यह विजय संदिग्ध है, क्योंकि पल्लवकालीन अभिलेख परमेश्वर वर्मन की विजय तथा चालुक्यों के अभिलेखों में विक्रमादित्य प्रथम की विजय का उल्लेख मिलता है। निष्कर्ष यही अनुमान लगाया जाता है कि अंतिम रूप से पल्लव की विजय रही। विनयादित्य लगभग 680 में विक्रमादित्य प्रथम का पुत्र विनयादित्य राज सिंहासन पर बैठा। अभिलेखों में इसका उल्लेख त्रय राज्य पल्लवपति के रूप में किया गया है। जयजुरी ताम्रपत्र के अनुसार विनयादित्य ने अपने शासन के 11वें एवं 14वें वर्ष में पल्लवों, कल्लवों, मालदों एवं चोलों पर विजय प्राप्त की। मालवों को जीतने के उपरांत विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की।
मालवों को जीतने के उपरांत विनयादित्य ने शकलोत्तर पर पथनाथ की उपाधि धारण की। इसके अतिरिक्त युद्धमल्ल, भट्टारक, महाराजधिराज, राजाश्रय आदि भी उपाधि धारण की थी। विजयादित्य 696 से 733 ईस्वी। विनयादित्य का पुत्र एवं उत्तराधिकारी विजयादित्य लगभग 696 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठा। इसके समय के अब तक लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अपने शासन के दौरान इसने लगभग 4 प्रदेशों को जीता, पर इसके विषय में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। विक्रमादित्य द्वितीय लगभग 733 में विजयादित्य का पुत्र विक्रमादित्य राज सिंहासन पर बैठा। नरवण, केंदूर, ब्रक, कलेरी एवं विक्रमादित्य की रानी लोक महादेवी के पदक्कल अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि विक्रमादित्य ने पल्लव नरेश नंदीवर्मन को पराजित किया। इसने कांची को बिना क्षति पहुंचाए वहां के राज सिंहेश्वर मंदिर को अधिक आकर्षक बनाने के लिए रत्नादि भेंट किया। इसने इस मंदिर को दीवार पर एक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया और साथ ही पल्लवों की वातापी कोंड की तरह कांचन कोंड की उपाधि धारण की। संभवतः पल्लवों के राज्य कांची को विक्रमादित्य ने 3 बार विजित किया था। विक्रमादित्य के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशिन ने बड़ी कुशलता से किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनिज नासर की उपाधि प्रदान की। संभवतः विक्रमादित्य ने पांड्यों, चोलों, केरलों एवं कलभरों को भी परास्त किया। इनकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य महादेवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पदक्कल में विशाल शिव मंदिर विरूपाक्ष महादेवी का निर्माण करवाया। दोस्तों ये जो मंदिर हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में यानी कि हर बार एग्जाम में आते हैं। ये विक्रमादित्य ने लगभग 745 तक शासन किया। कीर्तिवर्मन द्वितीय विक्रमादित्य का पुत्र एवं उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मन पिता की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठा। यह अपने युवराज काल में ही पल्लव नरेश नंदीवर्मन को परास्त कर बहुमूल्य रत्न, हाथी एवं सुवर्ण प्राप्त किया था। कीर्तिवर्मन द्वितीय ही संभवतः बादामी के चालुक्य शासकों की श्रृंखला का अंतिम शासक था। इसने सार्वभौम, लक्ष्मी, पृथ्वी का प्रिय, राजाओं का राजा एवं महाराज आदि की उपाधि धारण की। चालुक्यों के सामंत दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को परास्त कर लगभग 753 में अपने को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित किया। दंतिदुर्ग की इस विजय के विषय में समनगढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। चालुक्यों की मुख्य शाखा का अंतिम महत्वपूर्ण शासक संभवतः कीर्तिवर्मन था। चालुक्यों की मुख्य छोटी शाखाओं ने भी कुछ दिन तक शासन किया। ऐसी ही एक शाखा कल्याणी के चालुक्यों की थी, जिसका महत्वपूर्ण शासक तैल अथवा तैल द्वितीय था, जिसने अंतिम राष्ट्रकूट नरेश कर्क को परास्त कर कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। इस वंश के अन्य शासक सत्याश्रय, विक्रमादित्य पंचम, जयसिंह द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम, विक्रमादित्य षष्ठम, सोमेश्वर द्वितीय, जगदल मल्ल द्वितीय आदि थे। इस वंश का सर्वाधिक महान एवं प्रतापी शासक विक्रमादित्य षष्ठ था। विक्रमांकदेव चरित्र का लेखक कश्मीरी कवि बिल्हड़ इसके दरबार में का अमूल्य रत्न था। इसके समय में ही हिंदू विधि की पुस्तक मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। दोस्तों अब बात करते हैं हम गुजरात के या अनिलवाड़ा के चालुक्य वंश। ठीक है, चालुक्य एवं सोलंकी अग्निकुल से उत्पन्न चालुक्यों में से एक थे। प्राचीन ग्रंथ कुमारपाल चरित्र एवं वर्ण रत्नाकर आदि में परंपरागत 36 राजपूत कुलों की सूची मिलती है। कुमारपाल की बाड़नगर
प्रशस्ति में ये मिलता है। गुजरात के चालुक्यों वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। उसने गुजरात के एक बड़े भाग को जीतकर अनिलवाड़ा को अपनी राजधानी बनाई। इस वंश के शासक जैन धर्म के पोषक एवं संरक्षक थे। भीम प्रथम 1022 से 1064 इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके शासनकाल में गुजरात पर महमूद गजनवी का आक्रमण 1025 हुआ। उसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा तथा उसे विनष्ट किया। भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर को, जो पहले लकड़ी और फिर ईंटों द्वारा निर्मित था, के स्थान पर पत्थर द्वारा निर्मित करवाया। कहा जाता है कि भीम प्रथम ने गजनवी द्वारा विनष्ट सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, परंतु एक अन्य परंपरा के अनुसार इस मंदिर का पुनर्निर्माण कुमारपाल ने करवाया था। जयसिंह सिद्धराज 1094 से 1153 की उपाधि धारण करके जयसिंह जो था वो सिद्धराज की उपाधि धारण करके शासक बना। उसने मालवा के परमार यशोवर्मन को युद्ध में पराजित कर उसे बंदी बना लिया। मालवा विजय उपरांत उसने अवंती नाथ की उपाधि धारण की। सिद्धराज पराक्रमी तथा वीर होने के साथ ही साथ विद्वानों का आश्रयदाता भी था तथा प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र उसके दरबार में रहते थे। कोई पुत्र न होने के कारण सिद्धराज ने अपने मंत्री उदयन के लड़के बाहड़ को अपना उत्तराधिकारी बनाया। सिद्धराज विभिन्न धर्मों एवं संप्रदाय के लोगों के साथ धर्म एवं दर्शन पर चर्चाएं किया करता था। आबू पर्वत पर उसने सिंहराज एक मंडप का निर्माण करवाया, जहां उसने हाथियों पर आरूढ़ अपने 7 पूर्वजों की मूर्तियों को प्रतिष्ठापित किया। कुमारपाल 1153 से 1171 या 72 एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने शासनकाल के आरंभ में ही अर्णोराज चौहान, विक्रम सिंह परमार तथा मालवा के शासक बल्लार के आक्रमणों को विफल करके अपनी योग्यता को प्रमाणित कर दिया। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र ने उसे जैन धर्म में दीक्षित किया। इसके पश्चात परम अहर्त की उपाधि धारण की और संपूर्ण साम्राज्य में अहिंसा के सिद्धांतों को क्रियान्वित किया। जैन परंपरा के अनुसार कुमारपाल ने अपनी संपूर्ण साम्राज्य में पशु हत्या, मद्यपान एवं ध्रुत कीड़ा का प्रतिबंध लगा दिया। कसाईयों को अपना व्यवसाय बंद करने के लिए उन्हें 3 वर्ष की आय के बराबर धन देकर उसकी क्षतिपूर्ति की गई। कुमारपाल के शासनकाल में सन्यासियों को मृग चर्म मिलना बंद हो गया और शिकारी व्यवसाय विहीन हो गए। कुमारपाल जैन था और उसने सोमनाथ के मंदिर का अंतिम रूप से पुनर्निर्माण करवाया तथा जैन आचार्य हेमचंद्र के साथ सोमनाथ के मंदिर में शिव की अर्चना की। जयसिंह सूरी नामक कवि ने कुमारपाल चरित्र नामक काव्य में उसका यशोगान किया है। कुमारपाल के उत्तराधिकारी अजयपाल के शासनकाल 1172 से 76 में शैवों एवं जैनों धर्मावलंबियों के मध्य गृह युद्ध आरंभ हो गया। जिसके परिणामस्वरूप अनेक जैन भिक्षुओं की हत्या कर दी गई और अनेक जैन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। अजयपाल की मृत्यु के बाद मूलराज द्वितीय 1176 से 1178 ईस्वी गद्दी पर बैठा। उसने 1178 में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को हराया था। चालुक्य वंश का अंतिम महान शासक भीम द्वितीय 1178 से 1238 उसने चालुक्य राज्य की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया था। 1178 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया तो भीमदेव द्वितीय ने इस आक्रमण को विफल कर दिया। 1195 में भीम ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना को पराजित किया, किंतु पूर्ण 1195 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण करके अनिलवाड़ा पर अधिकार कर लिया। चालुक्यों के शासनकाल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, चालुक्य के शासनकाल में महिलाओं को उच्च पदों पर प्रदान किया जाता था। दोस्तों आओ हम देखते हैं इस समय क्या होता है।
इसी समय भारत पर अरबों का आक्रमण होता है। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। लगभग 632 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के उपरांत 6 वर्षों के अंदर ही मोहम्मद के उत्तराधिकारियों ने सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन एवं ईरान को जीत लिया। इस समय खलीफा साम्राज्य फ्रांस के लायर नामक स्थान से लेकर आक्सस एवं काबू नदी तक फैल गया था। अपने इस विजय अभियान से प्रेरित अरबियों की ललचाई आंखें भारतीयों पर पड़ी। इन्होंने जल एवं थल दोनों मार्गों का उपयोग करते हुए भारत पर अनेक धावे बोले, पर 712 तक इन्हें कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई। सिंध पर अरबों के आक्रमण के पीछे छिपे कारणों के विषय में विद्वानों का मानना है कि इराक का शासक अल हज्जाज भारत की संपन्नता के कारण इसे जीतकर संपन्न बनना चाहता था। दूसरे कारण के रूप में माना जाता है कि अरबों के कुछ जहाज, जिन्हें सिंध के देवल बंदरगाह है, पर कुछ समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था, के बदले में खलीफा ने सिंध के राजा दाहिर से जुर्माने की मांग की। बदले में दाहिर ने असमर्थता जताते हुए कहा कि उसका उन डाकुओं पर कोई नियंत्रण नहीं। इस जवाब से खलीफा ने क्रुद्ध होकर सिंध पर आक्रमण करने का निश्चय किया। लगभग 712 में हज्जाल के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध के अभियान का सफल नेतृत्व किया। इसने देवल, नेरुन, सिविस्तान जैसे कुछ महत्वपूर्ण दुर्गों को अपने अधिकार में कर लिया, जहां से उसके हाथ ढेर सारा लूट का माल लगा। इस जीत के बाद कासिम ने सिंध, बेहमनाबाद, आलोद आदि स्थानों को जीतते हुए मध्य प्रदेश की ओर प्रस्थान किया। 714 में हज्जाल की और 715 में खलीफा की मृत्यु के उपरांत मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया। संभवतः सिंध विजय अभियान में मोहम्मद बिन कासिम की वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं ने सहायता की। अरब की राजनीतिक स्थिति सामान्य न होने के कारण दाहिर ने अपने पुत्र जयसिंह को बेहमनाबाद पर पूर्ण कब्जा करने के लिए भेजा, पर सिंध के राज्यपाल जुनैद ने जयसिंह को हरा दिया और बंदी बना लिया। कालांतर में कई बार जुनैद ने भारत के आंतरिक भागों को जीतने हेतु सेनाएं भेजी, पर नागभट्ट, प्रतिहार, पुलकेशिन एवं यशोवर्मन चालुक्य ने इसे वापस खदेड़ दिया। इस प्रकार अरबियों का भारत शासन भारत में सिंध प्रांत तक सीमित कर रह गया। कालांतर में इन्हें सिंध का भी भाग त्यागना पड़ा। अरबों के भारत पर आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? अरबों के आक्रमण का भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर लगभग 1171 तक प्रभाव रहा। प्रारंभ में अरबियों ने कठोरता से इस्लाम धर्म को थोपने का प्रयास किया, पर तत्कालीन शासकों के विरोध के कारण इन्हें अपनी नीति बदलनी पड़ी। सिंध पर अरबों के शासन के परस्पर दोनों संस्कृतियों के मध्य प्रतिक्रिया हुई। अरबियों की मुस्लिम संस्कृति पर भारतीय संस्कृति का काफ़ी प्रभाव पड़ा। अरबवासियों ने चिकित्सा, दर्शनशास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित, दशमलव प्रणाली एवं शासन प्रबंध की शिक्षा भारतीयों से ग्रहण की। चरक संहिता एवं पंचतंत्र ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया गया। बगदाद के खलीफाओं ने भारतीय विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। खलीफा मंसूर के समय में अरब विद्वानों ने अपने साथ ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड खाद को लेकर बगदाद गए, और अल फजारी ने भारतीय विद्वानों के सहयोग से इन ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। अरबों ने भारत में अन्य विजित प्रदेशों की तरह धर्म पर आधारित राज्य स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया। हिंदुओं को महत्व के पदों पर बैठाया। इस्लाम धर्म ने हिंदू धर्म के प्रति सहिष्णुता का प्रदर्शन किया। अरबों की सिंध विजय का आर्थिक क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ा, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। अरब से आने वाले व्यापारियों ने इन्होंने पश्चिमी समुद्र तट एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार किया। अतः यह
स्वाभाविक था कि भारतीय व्यापारी उस समय की राजनीतिक शक्तियों पर दबाव डालते थे कि वे अरब व्यापारियों के प्रति सहानुभूति पूर्ण रूप अपनाए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की ऑनलाइन क्लास 73। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल JB स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, मेरे साथ बोले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।